नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। यूपी विधानसभा के पहले चरण के लिए वोटिंग में सिर्फ 2 दिन का समय बचा है। सभी प्रमुख पार्टियां किसी न किसी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। समाजवादी पार्टी की तरफ से लगभग जारी कर दिया गया है, कांग्रेस की तरफ से जारी कर दिया गया है। हालांकि बीजेपी की तरफ से घोषणा पत्र जारी करना था, लेकिन स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन होने के चलते इस प्रोग्राम को स्थगित कर दिया गया था। 6 फरवरी को बीजेपी के संकल्प पत्र जारी होने का कार्यक्रम था। अब आज एक बार फिर से बीजेपी लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी करेगी। गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ में रहेंगे, संकल्प पत्र जारी करेंगे। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तमाम दिग्गज रहेंगे और करीब 10 बजे का कार्यक्रम है, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में रखा गया है। और घोषणा पत्र जारी करते वक्त राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, धर्मेंद्र प्रधान समेत आला नेता मौजूद रहेंगे। और माना जा रहा है कि इस बार भी जो बीजेपी का संकल्प पत्र है, बीजेपी के लोग दावा कर रहे हैं कि पूरे राज्य भर से लोगों की राय मंगाई गई, उस राय के आधार पर संकल्प पत्र को तैयार किया गया है। किसानों का मुद्दा बड़ा मुद्दा चल रहा है, तो ऐसे माना जा रहा है कि किसान, महिला, युवा, बेरोजगार, इस पर फोकस रहेगा। और बीजेपी के संकल्प पत्र के लिए राज्य भर से सुझाव मांगा गया था, तो आज इसी पे खास बात करेंगे। और सवाल ये भी आज का रहेगा कि सारी पार्टियों ने अपना अपना घोषणा पत्र जारी किया है, उन घोषणा पत्र पर भी हमारी नजर रहेगी। और सवाल ये भी रहेगा कि ये जो पार्टियां घोषणा पत्र जारी करती हैं उसको कितना पूरा करती हैं। घोषणा पत्र पार्टी का पूरा विजन होता है कि चुनाव जीतने के बाद पार्टी क्या करेगी, लेकिन सवाल बड़ा यह भी है कि घोषणा पत्र में बड़े लोक लुभावन वायदे तो किए जाते हैं, क्या वो धरातल पर उतरते हैं? और आज बीजेपी के घोषणा पत्र में क्या कुछ खास रहेगा, इस पर आज हम चर्चा भी करेंगे। कई खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लखनऊ में बस अब से थोड़ी देर बाद बीजेपी का घोषणा पत्र जारी किया जाएगा और अमित शाह खुद वहां पर मौजूद हैं और वो घोषणा पत्र जारी करेंगे। यहाँ पर यूपी के मुख्यमंत्री भी रहेंगे, धर्मेंद्र प्रधान प्रभारी वो भी रहेंगे, इसके अलावा तमाम दिग्गज नेता रहेंगे। अब देखना ये होगा कि घोषणा पत्र में क्या कुछ खास इस बार वादा बीजेपी करती है। कुछ ही दिन पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना 5 साल के कामकाज का लेखा जोखा जारी किया था। उन्होंने कहा था कि 2017 में जो हमारी पार्टी ने वादा किया था, उन सभी वादों को हमने पूरा कर दिया है। आज एक बार फिर से संकल्प पत्र जारी किया जाएगा। अब देखना यह होगा कि इसमें क्या कुछ नया रहेगा, क्योंकि इसके पहले जब भी बीजेपी का चुनावी घोषणा पत्र होता था उसमें राम मंदिर का जो मुद्दा होता था वो प्रमुख मुद्दा होता था। अब इस बार राम मंदिर का निर्माण काम चल रहा है, तो इस बार क्या कुछ नया मुद्दा रहेगा, क्या मथुरा को शामिल करेंगे, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ने का परिचय आपसे करवा दे। हमारे साथ सूर्य प्रकाश मैथिल जी हैं, नेता बीजेपी के, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कीर्ति निधि पांडे जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, कीर्ति जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और संजीव कौशिक जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सूर्य प्रकाश जी, सबसे पहले आप ही के पास आएंगे। घोषणा पत्र जारी किया जा रहा है, ये संकल्प पत्र है। इस संकल्प पत्र से सत्ता हासिल करने की पूरी कवायद आपकी रहेगी, तो आज के इस संकल्प पत्र में क्या संकल्प लेने वाले हैं आप लोग? सूर्य प्रकाश जी, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, लगता है सूर्य प्रकाश जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। संजीव कौशिक जी आपके पास आएंगे, इसके बाद फिर राजनीतिक दलों के पास चलेंगे। हालांकि इसके पहले 6 तारीख को ही घोषणा पत्र जारी होने वाला था, लेकिन लता दीदी के निधन के बाद से कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया था। इस बार बीजेपी घोषणा पत्र जारी कर रही है और जैसा कि मैं अभी चर्चा कर भी रहा था कि इसके पहले जितने भी चुनाव आप देखिए, उनके लिए राम मंदिर का मुद्दा प्रमुख मुद्दा हुआ करता था। चूंकि अब राम मंदिर का निर्माण तो शुरू हो चुका है, तो क्या इस बार इनके घोषणा पत्र में जो मथुरा को लेकर चर्चा होती है, क्या वो भी रहेगा? आप किस तरीके से, आपका आकलन क्या कहता है कि इस बार क्या रहेगा उनके एजेंडे में? निर्माण हो रहा है और बड़े जोर शोर से हो रहा है, बहुत भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो निश्चित तौर पे यदि राम मंदिर निर्माण या धार्मिक ध्रुवीकरण के लिए ऐसा कोई मुद्दा और उठाते हैं तो मायने कुछ और जाएंगे ही जाएंगे लोगों के बीच में मैसेज का। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि जो वादे उन्होंने या जो घोषणा पिछली बार जो 2017 में किया था, उनमें से कितने पूरे किए, ये प्रदेश की जनता उनसे पूछना चाहती है। आपने कहा था कि 500 करोड़ रुपए छात्रवृत्ति कोष की स्थापना की जाएगी, गरीब छात्रों के लिए हर जिले में एंटी भूमाफिया बनाई जाएगी, या सफेद क्रांति के लिए, डेयरी फार्म के लिए बहुत बड़ी
एक उपलब्धि के तौर पर इसको देखा जाएगा और लोग बढ़ाया जाएगा। महिलाओं के लिए सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो या युवाओं को लैपटॉप के साथ साथ उन्हें 1 GB डेटा रोजाना देने की बात हो रही है। तो ये बहुत सारे ऐसे वादे हैं जो सरकारी मुद्दों वाले वादे हैं और प्रदेश की जनता ये जानना चाहेगी कि क्या जिन वादों पे आपने पिछली बार हमसे वोट मांगा था, क्या उन वादों पे वो खरे उतरे। निश्चित तौर पे जवाब देना वाजिब बनता भी है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और मुझे तो लगता है कभी कभी कि जो भी मैनिफेस्टो में बातें दर्ज की जाए, लोगों से वादे किए जाए, इसे थोड़ा सा इलेक्शन कमीशन को संज्ञान में लेते हुए कानूनी तौर पे इसे रखना चाहिए कि यदि आप जीत के आते हैं तो सबसे पहले प्राथमिकता आपकी यही होनी चाहिए कि आप इसे पूरा करें। यदि पूरा नहीं करते हैं तो फिर आपके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए। तो फिर वो वादे जो केवल लोक लुभावन होते हैं, जिसे पूरा करना आसान नहीं होता है, उन वादों की कटौती होगी। तो क्या संजीव जी आपको लगता है कि भाई ये सब ऐसा कानून बनाने के लिए नेताओं पार्टियों की सहमति जरूरी है? ये पार्टियां तैयार होंगी? जो आप वादे कर रहे हैं, जो आप जो सोच रहे हैं, उस सोच पे ये लोग खरे उतरने की कोशिश करेंगे? फंस जाएंगे। ये बात आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि ये कहना बहुत आसान है, इसलिए आपने भी हंस दिया और हमने भी हंस दिया। लेकिन ये देश की जनता को समझना होगा। ये देश की जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या इन वादों पे वो यकीन करते हैं, इस पे कितना वो खरा पार्टियों को उतारते हैं और उसके अनुसार क्या अगली बार में उनको तौलते भी हैं क्या जब वो इलेक्शन में जीत जाते हैं। अच्छा संजीव जी, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना 5 साल का जो कामकाज उसका लेखा जोखा पेश किया था। उन्होंने कहा जो हमने वादा किया 2017 में उसको लगभग पूरा कर दिया है। अच्छा, अब चर्चा करें उसके पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आज बीजेपी घोषणा पत्र जारी करने वाली है और घोषणा पत्र से एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता अभिनव पांडे ने भेजी है, उसको पहले देख लेते हैं। पहले चरण के मतदान के लिए आज शाम 5 बजे से चुनाव प्रचार थम जाएगा। ऐसी सूरत में आज भारतीय जनता पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी करने जा रही है, जिसमें कि गृह मंत्री अमित शाह होंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे, साथ में प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और दोनों उप मुख्यमंत्री के साथ साथ अनुराग ठाकुर की भी वो भी मौजूद रहेंगे। हालांकि ये जो है वो 6 तारीख को ही होना था घोषणा पत्र, बाकायदे सारी तैयारियां, लेकिन उसी समय स्वर कोकिला दुर्भाग्य रहा कि लता मंगेशकर जी की जो है डेथ की खबर आ गई और उसके बाद जो है इस कार्यक्रम को टाल दिया गया है। लेकिन अब चूंकि चुनाव परसों है, ऐसी सूरत में आज जो है वो लगभग 10:30 बजे अमित शाह जो है वो घोषणा पत्र जारी करेंगे और देखना होगा कि उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं उनको कौन से लोभ लुभावन वादे उत्तर प्रदेश सरकार करने जा रही है, भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। हालांकि इसके बाद मैं बता दूं कि समाजवादी पार्टी अभी इंतजार कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी कब घोषणा पत्र जारी करती है और उसके बाद है। मैं इस समय इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हूं और ये वही जगह है जहां पर कि इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के ये ऑडिटोरियम है, जहां पर कि 10:30 बजे अमित शाह यहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद जो है घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। और उस घोषणा पत्र में किन किन बातों का जिक्र होता है, कौन कौन सी बातें जो है वो बहुमूल्य जो है वो उत्तर प्रदेश को सौगात मिलने जा रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अगर उनकी सरकार वापस रिपीट कर पाती है। सुंदरम के साथ अभिनव पांडे, न्यूज इंडिया, लखनऊ। और हमारे सहयोगी अभिनव खुद हमारे साथ जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से। अभिनव, 2017 वाला भी जब घोषणा पत्र जारी किया जा रहा था तब भी आप मौके पे थे और चीज़ों को बड़ी बारीकी से देखा था, समझा था, और आज भी पैनल में लोग बात कर रहे हैं कि भाई ऐसा कुछ सिस्टम बनना चाहिए कि जो पार्टियां जो वादे करें उसको पूरा करने के लिए कुछ न कुछ सिस्टम बनना चाहिए कि भाई लोक लुभावने वादे ना करें। और बीजेपी का घोषणा पत्र जिस पर हम लोग हर साल चर्चा करते हैं जब चुनाव होता है, उनके एजेंडे में सबसे पहले एक अयोध्या का मामला होता था, बाकी जो है राष्ट्रवाद और चीज़ें होती थी। तो इस बार चूंकि अयोध्या में मंदिर तो बन रहा है, इस बार का क्या नया एजेंडा रहेगा? क्या कुछ वहाँ से सूत्र आपके बता रहे हैं? देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं कि ठीक उसी जगह 2017 में मैं जहां खड़ा हूं यहीं पर 2017 में घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी का जो है जारी किया गया था और उसके बाद जो है आज यहीं पर अमित शाह के द्वारा जारी किया जाएगा। पिछली बार भी अमित शाह ही थे जिन्होंने जारी किया था। आज जो है इस घोषणा पत्र में ये होगा कि किसानों को लेकर कितना जो है भारतीय जनता पार्टी सक्रिय है और किसानों को लेकर क्या कुछ वादे करती है। इसके अलावा जो युवा है रोजगार के लिए, क्योंकि न्यू वोटर इस बार जो है वो अब बहुत ज़्यादा जुड़ गए हैं, लगभग 17 लाख नए वोटर जुड़े हुए हैं। ऐसी सूरत में जो नए युवा वोटर है उनको रोजगार को लेकर, उनके एजुकेशन को लेकर, उनके स्वास्थ्य को लेकर या प्रदेश में ये क्या तमाम वादे जो है वो भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है, उसको लेकर यहाँ पर जो है बाकायदे है। आप देख सकते हैं कि मेरे ठीक पीछे जो है यहीं पर बाकायदे कुछ ही देर के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के गृह मंत्री, साथ में प्रदेश में अध्यक्ष और दोनों उप मुख्यमंत्री जो है वो यहाँ पर होंगे। वो यहाँ पर तमाम लोग जो है वो बैठे हुए हैं।
मैं एक बार जो है यहाँ पर जो है बात करना चाहूँगा, बात करने की कोशिश करूँगा। हमारे साथ जो है आर के शर्मा जी जो है उनसे एक बार बात करने के। सर, आज जो घोषणा पत्र जारी होगा उसमें कुछ आप लोग क्या कहेंगे? अभी हो जाने दीजिए। अभी उनका कहना है कि अभी जो है आप जारी होने के बाद जो है कुछ इस पे बिल्कुल अभी मुझे लगता है वहां पे जो लोग होंगे अभी कुछ घोषणा पत्र पे नहीं बोलेंगे। ठीक, आपके पास मैं आऊंगा अपडेट लेने के लिए, और कुछ जो हमारे पास पैनल में मेहमान उनके पास चलते हैं। सूर्य प्रकाश जी, जैसा कि मैंने पहले ही सवाल किया था कि इसके पहले जितने भी चुनाव हम लोगों ने कवर किए, आपके घोषणा पत्र में अयोध्या का मुद्दा प्रमुख मुद्दा होता था आपके घोषणा पत्र में। चूंकि अब मंदिर बनना शुरू हो गया है तो इस बार ये मुद्दा तो रहेगा नहीं, तो क्या इस बार कोई नया एजेंडा रहेगा, क्या खास रहेगा? क्योंकि हम देख रहे हैं कि किसान नाराज हैं, युवाओं में बेरोजगारी बढ़ी है, तो ऐसे में इस बार आप क्या संकल्प लेने वाले हैं नया? धन्यवाद अंजनी जी, और आपको और सभी दर्शकों को भारत माता की जय और वंदे मातरम। देखिए अंजनी जी, अभी आपने जो प्रश्न उठाया कि राम मंदिर का जो मुद्दा था वो हमारे संकल्प पत्र में सदैव रहा है। ये सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर की लड़ाई लड़ी और उस पर विजय प्राप्त। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे एजेंडे में केवल राम मंदिर नहीं था, हमारे एजेंडे में काशी भी था, काशी विश्वनाथ था, वो कॉरिडोर बनकर तैयार है, और साथ ही साथ हमारे एजेंडे में मथुरा भी है। और आने वाले समय में हमारे एजेंडे में भारतीय संस्कृति के उदय के लिए जो भी संभव प्रयास होगा वो सब है। और अभी आपके चैनल पे आप खुद दिखा रहे थे कि हमने जो वादे किए वो 100% पूरे हुए। कुछ पॉइंट हमने उठाए, सारे नहीं किए हैं जी, कुछ पॉइंट्स जो उपलब्ध हुए जी। देखिए अंजनी भाई, देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूं बहुत ही जिम्मेदारी से, आजादी के बाद इतिहास में ये भारतीय जनता पार्टी का ही संकल्प है। जो भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश में और राष्ट्र में दोनों में अपने चुनावी जो हमारा घोषणा पत्र था उसको 100% लागू किया है। आप देखिए प्रदेश के अंदर हमने वादा किया था कि महिलाओं को सुरक्षित वातावरण देंगे, तो आज की स्थिति क्या है ये सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी बहन बेटी किस प्रकार से बिल्कुल सुरक्षित हाथों में। अच्छा। हमने कहा था कि हम अपराधियों के ऊपर लगाम लगाएंगे, तो आपने देखा कि पहले जिस प्रकार से हर जिले के अंदर सर कभी ग्राउंड पे भी उतरते हैं आप लोग? नहीं, सिर्फ 20 सेकंड नहीं, मैं ग्राउंड पे ही उतर के बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं ग्राउंड की ही बात कर रहा हूँ अंजनी भाई, और आपको भी कहूंगा कि आप मेरे तक चलिए, आपको बताता हूँ कि क्या करूंगा। अरे सर मेरे को 20 सेकंड दे दीजिए। मेरा 24 घंटे का काम ही खबर पढ़ने का सर। अभी बुलंदशहर में हुआ रेप सर। नहीं तो अगर देखिए मैं आपको जो बताना चाहता हूँ कि यदि कोई अपराध हो रहा है तो उस पर त्वरित कार्रवाई हो रही है। ये नहीं है कि जो याचक है वो गली गली दर दर ठोकरे खा रहा है, हाथ जोड़ रहा है कि उसकी रिपोर्ट लिख की जाए। यदि उसके संग कोई घटना होती है तो उसी समय प्रदेश के अंदर पुलिस विभाग जो है त्वरित कार्रवाई करता है, उसका एफआईआर। देखिए सर, ये अच्छी बात आपकी है, लेकिन ये जो है सर सुरक्षा की भावना पैदा करना लड़कियों बहनों के भी अंदर, वो भावना पैदा कर पाए हैं क्या आप? 20 सेकंड पूरे दे दीजिए। अच्छा ठीक है सर, ले लीजिए। देखिए अंजनी भाई, सपा के राज में जिस प्रकार से जहां पत्थर उठाओ वही बाहुबली था, आज बाहुबली जेल में बैठे हुए, ये आपने भी देखा है कि स्थिति क्या थी। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी आप ही दिखा रहे हैं कि जो गन्ने का भुगतान है वो हमने 1 महीने के अंदर किया, 15 दिन का टाइम था वो हमने 1 महीने में किया। उसका कारण यह रहा कि पहले सपा सरकार के अंदर जो भुगतान पेंडिंग था 3-3 साल का, वो भी हमने किया, और रिकॉर्ड भुगतान हमने किया 1,60,000 करोड़ से ऊपर का। आप देखिए जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया, चाहे वो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हो, चाहे वो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे हो, और चाहे अब गंगा एक्सप्रेस वे देख लीजिए, भारत का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे बनने जा रहा है। हमने ये वादा किया था कि पलायन रोकेंगे, तो आप देखिए कैराना के अंदर जहां पर अच्छा ठीक है सर, अब कुछ वादे मैं याद दिलाता हूं सर, उस पर भी चर्चा हो जाती है। संजीव जी बोल रहे थे कि ऐसा एक सिस्टम बनना चाहिए कि जो पार्टियां वादा करें उस पे जो है खरा उतरने की पूरी कोशिश करवाई जाए। तो सारी पार्टियों की जमानत जब्त हो जाएंगी भाजपा। तो ये तो फिर आप लोग, फिर इसके बाद तो ये होगा ना कि सोच समझ के आप लोग वादा करेंगे ना, हवा में तीर नहीं चलाएंगे। ठीक है, नहीं ठीक है, अरे ये तो हर पार्टी बोलती है। अब मैं कुछ पॉइंट रखता हूँ सर, कुछ पॉइंट रखता हूँ सर। पूछते थे कि मंदिर कब बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अरे तो सर ठीक है ना, अब देखिए अब उस पे मैं काउंटर करूंगा तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शुरू हुआ है। नहीं ठीक है सर, देखिए उस पे भी तर्क है। अब देखिए मैं पॉइंट वाइज बात करता हूं।
25 मेडिकल कॉलेज बनाने की बात आपने कही थी। आपने कहा था कि 70 लाख रोजगार प्लस स्वरोजगार के अवसर आप पैदा करेंगे। आपने कहा था कि हम जो कॉलेज में बच्चे जाएंगे उनको लैपटॉप देंगे, 1 GB डेटा के साथ देंगे। कितने लैपटॉप आपने बांटे? और बिजली की बात आप कर रहे थे। कोरोना काल था, हाँ। 2 साल का कोरोना काल था, 2 साल का जो कोरोना काल था, ये जो हमने अपने वादे पूरे किए हैं। लैपटॉप कितने बांटे सर आपने? वो देखिए कीर्ति जी हंस रहे हैं। कितने लैपटॉप बांटे? लैपटॉप बांटने का कॉपीराइट समाजवादी पार्टी के पास है। लैपटॉप बांटने का कॉपीराइट समाजवादी पार्टी के पास। आपने कितने लैपटॉप बांटे? वो तो कहते सिर्फ मैं बांटता हूँ। लैपटॉप जो लेके आते हैं उनमें से जी मैं आ रहा हूँ, आप ही के पास आ रहा हूँ। खा जाते हैं। हाँ। ये 1800 करोड़ रुपए के लैपटॉप का घोटाला कर लेते हैं। आपने कितने बांटे हैं तो उनके? अच्छा, इसी घोटाले से बचने के लिए आपने ये सोचा कि लैपटॉप बांटे ही नहीं। अच्छा नहीं, सूर्य प्रकाश जी, अगर लैपटॉप वितरण में मैंने कोई घोटाला किया तो आपकी सरकार हमारे खिलाफ कार्रवाई करे। ठीक है, चलिए आते हैं और मेहमानों को तरफ चलते हैं। ठीक है, कीर्ति जी आपके पास आएंगे। ठीक है कीर्ति जी आपके पास आएंगे। क्या आप लोग भी बीजेपी के घोषणा पत्र का इंतजार कर रहे थे? कभी कभार प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, 2-4 पॉइंट छोड़ देते थे अखिलेश जी, तो पूरा घोषणा पत्र आप लोगों ने भी नहीं जारी किया। मतलब आप बीजेपी को देख लेंगे, समझ लेंगे, इसके बाद अपना जारी करेंगे क्या? या जितना आपने पॉइंट बताया बस वही रहेगा आपका घोषणा पत्र? अंजनी जी, लगातार हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी किसानों के, नौजवानों को, बेरोजगारों के सवाल पर, कानून व्यवस्था के सवाल पर अपना मत स्पष्ट करते रहे हैं। लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 10 तारीख को चुनाव होना, घोषणा पत्र आपका आया नहीं, कुछ पॉइंट्स आए हैं बल्कि। घोषणा पत्र क्या है? मैं कह रहा हूं कि अगर 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे तो ही हमारा घोषणा पत्र है। हम कह रहे हैं किसानों को सिंचाई मुफ्त देंगे तो ये घोषणा पत्र है। हम कह रहे हैं किसानों के लिए पेंशन और बीमा का इंतजाम करेंगे तो ये घोषणा पत्र है। हम कह रहे हैं गन्ना किसानों का 15 दिन में भुगतान करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो फार्मर्स रिवॉल्विंग फंड का गठन करेंगे, बजट का इंतजाम करेंगे। 10 साल तक क्या किया था? ये व्यवस्था क्या? सूर्यप्रकाश जी आपने करीब 3-4 मिनट बोला, अगर उन्होंने नहीं किया होगा तभी जनता ने उनको बाहर कर दिया था ना। जनता ने उनको बाहर क्यों कर दिया था? जी। और अंजनी जी, हाँ, ये लोग लगातार कह रहे हैं कि मैंने गन्ना किसानों का बड़ा भुगतान किया। गन्ना किसानों ने गन्ना पैदा किया, मिलों पर दिया तो उसका भुगतान हुआ। और आपके समय नहीं होता था क्या सर? आपके समय में गन्ना भुगतान नहीं होता था? गन्ना नहीं, सूर्यप्रकाश जी मैं खुद सवाल करूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। मैं तीखे सवाल करता हूं, कीर्ति भाई को पता है जी। अरे मैं पूछूंगा सर, अब क्या चाहते हैं कि मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाए? क्या आप ही सवाल पूछेंगे? अरे सूर्य प्रकाश जी, सारा सवाल आप ही पूछ लेंगे तो मैं किस लिए बैठा हूं? मेरी भी नौकरी खा जाएंगे क्या? एक तो वैसे भी बेरोजगारी बढ़ गई है, कहाँ है ऐसा कर रहे हैं? जी कीर्ति जी बोलिए। पूछने दीजिए, मुझे पूछने दीजिए सर। व्यक्ति को रोजगार के लिए अब क्या बोलेगा? जो साधन है वो उपलब्ध कराया जा रहा है। अच्छा ठीक है, मैं आपको रोजगार के ऊपर एक आंकड़ा देना चाहता हूं। अरे सर आंकड़े दे दिए है ना, तो कीर्ति जी को भी बोलने दीजिए। सरकारी नौकरियां दी है और साथ ही साथ 3.5 लाख से ज्यादा संविदा। अरे तो सर जब मैंने पूछा था तब आपने क्यों नहीं बताया? जब मैंने पूछा था तो आपने बताया नहीं। अब कीर्ति जी के बारे में आप बोल रहे हैं, अभी उनकी बारी है, इसके बाद बोलिएगा। सृजन किया आऊंगा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में, आऊंगा। ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। अपने बारे में जब मैंने पूछा सर आपने उस वक्त नहीं बताया। अब कीर्ति जी की बारी है, वो बोल रहे हैं, इसके बाद फिर आप बोलिएगा। जी कीर्ति जी। ये लगातार गन्ना किसानों के भुगतान की बात कर रहे हैं। अंजनी जी आपकी जानकारी के लिए अवगत करा दूं, सुरेश राणा जी गन्ना मंत्री हैं। हाँ। उनके गृह जनपद में बजाज की चीनी मिल और एक चीनी मिल कोई और है जिसमें पिछले मार्च से अब तक भुगतान नहीं हो पाया। अच्छा, पिछले मार्च से बकाया पेंडिंग है। और अब आप भी जानकारी कर लीजिएगा, अगर मेरी बात गलत होगी तो बताइएगा। पिछले मार्च से लेकर के अब तक सुरेश मंत्री, गन्ना मंत्री सुरेश राणा जी के गृह जनपद की बात में बता रहा। और दूसरी बात, उन्होंने रोजगार, नोट कर लीजिए सर, नोट कर लीजिए, फिर अपने बारे में बोलिए। इन्होंने रोजगार भुगतान सबका। सूर्य प्रकाश जी आप बहुत अच्छे से अपने पार्टी का पक्ष रखते हैं। विरोध करूंगा। अरे तो करिएगा, अपने बारे में करिए ना, उनको बोलने दीजिए, फिर आप नोट कर लीजिए, फिर काउंटर करिएगा। सुन लीजिए, कलम कागज लेकर पार्टी के लोग, अगर मैं गलत कर रहा हूं तो उसको खारिज करिएगा। ये देखिए अब आप देखिए, यही तो आपके साथ प्रॉब्लम है सर। अगर आपने विकास किया था आप डरते क्यों? जिन्ना की औलाद में फलाने क्या बोलते हैं आप?
मैं झूठे अरे देने वालों को जवाब नहीं सूर्य प्रकाश जी कौन सच्चा है कौन झूठा है जनता जानती है। सूर्य प्रकाश जी कौन सच्चा है कौन झूठा है। सूर्य प्रकाश जी की अरे यूपी की जनता आप ही ने डिजिटल बनाया है ना, यूपी की जनता डिजिटल हो गई, सब कुछ जानती है। अरे तो मत कहिए आप, जनता समझ रहे हैं, उनको बोलने दीजिए। ये देखिए हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, लग रहा है सारे लोग पहुंच भी रहे हैं, आपके नेता पहुंच रहे हैं, तो ज्यादा मौका आप ही को मिलेगा, तो थोड़ा सपा को बोलने दीजिए। हाँ बोलिए कीर्ति जी। देखिए मैं लगातार कह रहा था कि गन्ना मंत्री के क्षेत्र में भुगतान नहीं हो पाया गन्ना किसानों का। अच्छा 5 वर्षों में 70 लाख नौजवानों को रोजगार का ऐलान था भारतीय जनता पार्टी का। हाँ। वो नहीं हो पाया और न तो लैपटॉप मिला न तो 1 GB डाटा मिला। अच्छा उत्तर प्रदेश के सभी डिग्री कॉलेज और यूनिवर्सिटीज और इंजीनियरिंग कॉलेज को इन्होंने कहा था वाईफाई युक्त करेंगे। एक भी डिग्री कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज अरे कभी गए हो किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में गए हो, जाके देखो। गोरखपुर यूनिवर्सिटी है बगल में, हर गोरखपुर यूनिवर्सिटी है मुख्यमंत्री के गृह जनपद का। यहाँ गोरखपुर। अच्छा कीर्ति जी, अच्छा नहीं सूर्य प्रकाश जी, अच्छा मोबाइल, अरे सूर्य प्रकाश जी मोबाइल लेके गए थे क्या विश्वविद्यालय में आप? सूर्य प्रकाश जी, अरे सूर्य प्रकाश जी उस विश्वविद्यालय कॉलेज में लैपटॉप मोबाइल लेके गए थे, वाईफाई पकड़ रहा था क्या? अरे भाई साहब हर स्टूडेंट के पास में वहां पर पब्लिक वाईफाई है क्या? हर विद्यार्थी को 1 GB डाटा देने की बात की। अरे आप जाके लैपटॉप देने की, अरे अपने अखिलेश भैया की नहीं हो पाया, गन्ना किसानों का भुगतान नहीं कर पाए। और अंजनी जी ये सूर्य प्रकाश जी समझ रहे हैं। हाँ। इनके पास इनका संकल्प पत्र नहीं है, लेकिन मैं रखा हूं इनका संकल्प। इनका संकल्प पत्र मेरे पास है। अच्छा अपना भी रखे हैं कि नहीं? तो सर देखिए हम तो 12 में जो संकल्प किए, 17 में जनता ने हमको जवाब दिया। हाँ। मैं आज जो संकल्प पत्र लेकर के आऊंगा जनता के बीच में, जो मेरा संकल्प है। हाँ। 2022 में सरकार बनेगी, उसका हिसाब 27 में दूंगा। ये अच्छी बात कर रहे हैं। सरकार में आए हैं तो इनको हिसाब देना पड़ेगा। अरे सर अभी कुछ दिन पहले सीएम योगी ने हिसाब दिया था सर ना, अब मुखिया ने हिसाब दिया, कौन देगा? वो तो पूरा 1.5 घंटे की पीसी किया, एक हिसाब दिया। आपको भरोसा नहीं होता है, कैसे विश्वास करेंगे आप लोग? यही तो विश्वास की कमी है। अंजनी जी मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर इन्होंने कहा था कि लहसुन पे, आलू पर, प्याज पर MSP जारी करेंगे, तो जारी हुआ क्या? ये लिखा इनके संकल्प पत्र में, मैं नहीं कह रहा हूं, इनके संकल्प पत्र में जारी हुआ क्या? क्या लैपटॉप मिला क्या लोगों को? लैपटॉप मिला क्या? हाँ बोलिए भाई। अब ठीक, अब जवाब ले लेते हैं। अब इनको अब इनसे जवाब ले लेते हैं, इसके बाद संजय जी के पास चलेंगे। रिक्त पद होंगे, ठीक है, सब पे सिस्टमेटिक नियुक्ति की जाएगी। क्या नियुक्ति होगी? क्या? अच्छा देखिए अभी चूंकि जो मुख्यमंत्री जी ने बोला था, उन्होंने कहा था कि भाई हमने 5 साल में 5 लाख सरकारी नौकरी दी है और बाकी स्वरोजगार के अवसर हमने पैदा किए हैं। जी सूर्य प्रकाश जी जवाब दीजिए, इसके बाद में चलूंगा संजय जी के पास। हाँ अभी यहाँ पर बैठकर जिस प्रकार के झूठे आंकड़े कीर्ति निधि पांडे दे रहे हैं, वो जनता हंस रही है उत्तर प्रदेश की। वो खुद हंस रहे हैं। जाकर गली से बाहर नहीं निकलते, इनको किसी डिग्री कॉलेज में जाना चाहिए, वहां पर देखना चाहिए कितना हाई स्पीड में इंटरनेट घूम रहा है। दूसरी बात रोजगार की, यूनिवर्सिटी डिग्री कॉलेज अब सुन लीजिए, जो जहां वाईफाई आपने दिया हो बता दीजिए, मैं वहां जाके सुनोगे नहीं क्या? अब सुन लीजिए, देख लीजिए जो उनका वाईफाई है। अरे सर अब उनका वाईफाई कितना तेजी से पकड़ रहा है, उसको सुन तो लीजिए। वाईफाई बहुत पकड़ रहा है। मैं जानना चाहता हूँ कोई यूनिवर्सिटी डिग्री वो तो बता रहे हैं ना। अच्छा सूर्य प्रकाश जी कहाँ भेजूं उनको मैं? सूर्य प्रकाश जी अभी वक्त है, अभी 2 दिन का वक्त है पहले चुनाव में, बताइए वो कौन सा विश्वविद्यालय है जहाँ पे वाईफाई आपने दिया है? कीर्ति जी को भेज देते हैं। कीर्ति जी को कह रहा हूँ, आप सुनिए। मैं तो कह रहा हूँ किसी भी विश्वविद्यालय में चलिए, मैं तो गारंटी देता हूँ आपको। नहीं 1-2 का नाम बता दीजिए, नहीं तो अभी वो गोरखपुर पहुंच जाएंगे, नहीं चलेगा फिर आप कहेंगे भाई वहां तो मैंने बोला नहीं था। चलिए चाहे आप हापुड़ में चलिए, जहाँ कहिए वहां चलिए। अच्छा डिग्री कॉलेज के अंदर ठीक है। संजीव जी देखिए बड़ी अच्छी
डिबेट हो रही है, और अगर ऐसे ही जवाब सवाल हो तो हमारे, ठीक है सर, आज संजीव जी हमारे साथ बैठे हैं, ठीक है, आप लोगों ने बोल दिया, अच्छा ठीक है, ठीक है। अरे जब 2 साल से सब कुछ बंद ही चल रहा था, आपने वाईफाई कहाँ चला दिया? ठीक है संजीव जी, ये देखिए डिबेट बड़ी अच्छी हो रही है, एक लोग सवाल कर रहे हैं, एक लोग जवाब दे रहे हैं। अगर ऐसा ही होता तो हमारी जनता, हमारे यूपी का भला हो जाता। ठीक है, ठीक है। अच्छा संजीव जी, आप देखिए, मेरा सवाल ये भी था सपा से कि उन लोगों ने अभी अपना आधिकारिक घोषणा पत्र जारी नहीं किया, आखिर इन लोगों ने अभी क्या बीजेपी का घोषणा पत्र का इंतजार कर रहे थे क्या? ठीक है सर, अच्छा ठीक है। निश्चित तौर पे हर पार्टियों का ये उद्देश्य होता है। हाँ मैथिल जी थोड़ा सा सुन लीजिए। अच्छा मैथिल जी, थोड़ा पानी उनी पी लीजिए, अभी मैं ब्रेक के बाद आऊंगा, फिर आपको बहुत बोलना है जी। संजीव जी बोलिए। अंजनी, दरअसल भारतीय जनता पार्टी इस मोड़ से निकल ही नहीं पा रही है कि 5 साल राज्य में और 8 साल केंद्र में रहने के बाद में अब सवाल लोग उनसे पूछेंगे, उनकी जवाबदेही तय होगी, उनको जवाब देने का अब समय वक्त आ गया है। अभी भी ये सवाल करने वाले मूड में ही है और विपक्ष से सवाल करते हैं, इनसे निकलना होगा इनको। लोगों ने सत्ता बड़े बहुमत के साथ और प्यार के साथ इनको सौंपी है, तो जवाब देना होगा, और संतुष्ट होंगे तो पुनः वो लोग वोट देंगे। कोई परेशान होने वाली बात। महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने जो सवाल किया कि क्या भारतीय जनता पार्टी या इस तरह से जो आज घोषणा पत्र जो जारी करने की बात है, क्या जानबूझ करके समाजवादी पार्टी देर कर रही है क्या? देखिए, घोषणा पत्र का निश्चित तौर पे एक अपना महत्व तो होता ही है, जैसे कि मैंने बताया कि वो पूरा हो या ना हो, एक लोक लुभाव नीति के अनुसार तो उसको रखा ही जाता है। यह बात अलग है कि इस घोषणा पत्र में जो अभी जारी करने की बात हो रही है, तमाम वो लोग वरिष्ठ लोग भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे अभी पहुंचेंगे और वो सारी बातें प्रोवाइड करेंगे। लेकिन सर एक ब्रेक का वक्त हो गया सर, ब्रेक के बाद भी चर्चा करेंगे। ब्रेक के बाद चर्चा हम इस बात की भी करेंगे कि जो ये घोषणा पत्र जारी किया जाता है, ये जो बातें हैं कि भाई हम 15 दिन में गन्ना का भुगतान कर देंगे, हम किसानों का ब्याज मुक्त कर देंगे, बिजली फ्री कर देंगे, तो इसके पीछे की आपकी रणनीति क्या, कैसे कर देंगे? हवा का जो पैसे का पेड़ पे उगते क्या, कहां से कर देंगे आप? क्या रोड मैप आपका है, वो भी बताना पड़ेगा आपको। छोटे से ब्रेक के बाद इसी पर चर्चा करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बस अब से थोड़ी देर के बाद बीजेपी यूपी के लिए अपना लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी करने वाली है। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं कि भाई क्या इस बार खास वादा करेगी बीजेपी, क्योंकि 2017 इसके पहले 2012 जो भी चुनाव होते थे उसमें कुछ तो उनके जो मुद्दे होते थे वो हर बार होते थे, अयोध्या मंदिर, बाकी चीज़ें, राष्ट्रवाद, ये सब चीज़ होता था। इस बार क्या नया चेंज करेंगे? क्योंकि किसान परेशान हैं, नौजवान, बेरोजगारी, महिला, ये बड़े मुद्दे हैं, इनको जगह दी जाएगी ये माना जा रहा है। अच्छा, समाजवादी पार्टी से भी मेरा सवाल था कि भाई आपका आधिकारिक घोषणा पत्र अभी नहीं है। उन्होंने कहा भाई जो हमारे नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल दिया वही है। अच्छा, इसमें 2-4 चीज़ हैं इसमें, चूंकि बीजेपी का घोषणा पत्र आ ही रहा है और बाकी जो 2 पार्टी हैं, कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया, उन्होंने पहली बार महिलाओं के लिए घोषणा पत्र जारी किया था। इसके बाद उन्होंने भर्ती विधान जारी किया, उन्होंने वादा किया कि भाई 20 लाख नौकरी देंगे और कैसे कैसे देंगे इसका पूरा रोड मैप दिया है उन्होंने। तो ये अच्छी बात लगी उनके घोषणा पत्र की, भाई इसमें से 8 लाख महिलाओं को देंगी और 1.5 लाख शिक्षकों की भर्ती करेंगे, बाकी चीज़ें उन्होंने रखी है। और समाजवादी पार्टी की तरफ से जो कुछ बातें कही गई, अखिलेश जी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते थे और एक मुद्दा उठाते थे, पुरानी पेंशन बहाल का मामला उन्होंने उठाया, जो कि यूपी में देखते हैं हम कि जो सरकारी कर्मचारी हैं वो बड़े ज़ोर शोर से उठा रहे हैं और ये बड़ा ज्वलनशील मुद्दा है। ये काफ़ी वहाँ पे ये जो दाव वो काफ़ी काम करेगा। लेकिन सवाल ये है कि उन्हीं के पिताजी की सरकार थी, उसी वक्त ये पेंशन रोकी गई थी और अब वो कह रहे भाई ये पेंशन हम शुरू करेंगे। एक और उन्होंने बड़ी बात कही है कि यश भारती सम्मान हम एक बार फिर से उसको शुरू करेंगे। यश भारती जो सम्मान है ये काफ़ी विवादों में रहा है और यश भारती सम्मान देते हैं, इसके बाद फिर पेंशन मिलती है, बड़ी तारीफ उसमें व्यवस्था होती है, वो कीर्ति जी बताएंगे। लेकिन जो मैं अभी रिसर्च कर रहा था उसमें जिन लोगों को मिला है, अब उसमें देखिए एक अशोक निगम जी हैं, इनको 2013 में सम्मान मिला था। ये समाजवादी पार्टी के बुलेटिन के एडिटर, ये बुलेटिन बनाते थे, एडिटर थे, उनको ये सम्मान दे दिया गया। अखिलेश यादव काफ़ी करीबी थे। और एक स्थावी अस्थाना जी थे, 2016 में सम्मान मिला। इनकी उपलब्धि ये थी कि इनके पापा यूपी में तत्कालीन प्रधान सचिव थे, पापा सचिव थे, तो इसलिए इनको यश भारती का सम्मान मिल गया। अच्छा, एक और थे सुरभि रंजन जी, 2016 में सम्मान मिला। इनकी उपलब्धि है कि तत्कालीन मुख्य सचिव की ये पत्नी है। अब पति सचिव रहेंगे तो यश भारती सम्मान से सम्मानित किया गया, बहुत काम किया है इन्होंने। ये शिखा पांडे जी हैं, 2006 में इनको मिला था। इनकी उपलब्धि ये है कि 4 साल तक ये मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों का संचालन कर रही थी और बड़ा बखूबी संचालन किया था और फिर इसलिए इनको यश भारती सम्मान दिया गया। और बाकी जो फिल्मी हस्तियों को मिलता है वो तो आपने देखा होगा। अच्छा कीर्ति जी, जो ये आप बता रहे हैं कि यही आपका घोषणा पत्र है,
तो यश भारती पुरस्कार भी आप देंगे, पुरानी पेंशन बहाल करेंगे, 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे, किसानों को मुफ्त बिजली व्यवस्था कराएंगे, गन्ना भुगतान 15 दिन में करेंगे। लेकिन कुछ जो वादे आपने किया था और जो चीज आप देते थे उसमें कई सवाल उठे थे। यश भारती जो सम्मान आपका था, माना जा रहा था कि आप अपने लोगों को खुश करते थे। और आज भी मुझे याद है, अभी एक हफ्ते पहले आपके नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और हमारे पत्रकार साथियों को कहा कि भाई मेरे बारे में अच्छा अच्छा लिखो, इतना मैं दे दूंगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हसमुख चेहरा है। हाँ। और लगातार पत्रकारों से मुखातिब होते रहते हैं। हाँ। और तो बहुत सी बातें पत्रकार सवाल करते हैं, बहुत सी बातें हंस करके उनका जवाब भी देते हैं। अच्छा। लेकिन जो सवाल आप जानना चाहते हैं, 2012 में जब हमने कहा था कि हम कन्या विद्याधन बेटियों को 30,000 रुपया देंगे इंटर पास करने के बाद, वो उससे अपनी आगे पढ़ना चाहें तो पढ़ सकती हैं, या उनके माँ बाप उनकी शादी करना चाहें तो 30,000 रुपया सरकार की तरफ से सहयोग। तब भी यही सवाल हमारे ऊपर खड़ा होता। जब हम कह रहे थे कि अल्पसंख्यक बेटियों को पढ़े बेटी बढ़े बेटी के तहत 20,000 रुपया देंगे हाई स्कूल पास बेटियों को, तब भी हमारे ऊपर ये सवाल हो रहा। जब हमने कहा था कि हम लैपटॉप बांटेंगे इंटर पास बच्चों को, तब भी ये सवाल हो रहा था पैसा कहां से आएगा, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव जी झूठ बोल रहे हैं। लेकिन हमने लैपटॉप भी दिया और बड़े पैमाने पे दिया उत्तर प्रदेश के अंदर लैपटॉप, और आज भी वो लैपटॉप चल रहे हैं, लोग चला रहे हैं। लेकिन उसमें भी खबर तो आई थी सर कि उसमें भी बड़ा घपला हो गया था, मंगाया आपने बहुत ज्यादा, बांटा बहुत कम। अंजलि जी मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को गोमती रिवर फ्रंट में घोटाला दिखा, भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी के कामों में घोटाला दिखा, भारतीय जनता पार्टी को लैपटॉप वितरण में घोटाला दिखा, भारतीय जनता पार्टी को भारतीय वितरण में घोटाला दिखा। मैं कह रहा हूं 5 साल उनकी सरकार रही, जांच करा के कार्रवाई करनी चाहिए। अच्छा, मुझे लगता है कि 5 साल का इनको वक्त नहीं मिला, अगले पारी में जांच कराएंगे। किसके खिलाफ कार्रवाई की है? हाँ, अच्छा, यश भारती पुरस्कार के बारे में जो मैंने सवाल किया, न लैपटॉप पे घोटाले पकड़े गए, न कन्या विद्याधन में घोटाले मिले, न तो कोई इनको भ्रष्टाचार मिल पाया, केवल जवानी खर्च से भ्रष्टाचार ही बताते हैं। मैं तो कह रहा हूं अगर मैं भ्रष्टाचारी हूं तो मेरे खिलाफ कार्रवाई करिए भाई, क्यों नहीं कार्रवाई करते? ये तो बहुत सही बात कर रहे हैं आप लोग। देखिए, मुझे याद है अभी केजरीवाल साहब जब दिल्ली में वादा किया था, संजू जी आपके पास आऊंगा मैं, तो उन्होंने कहा कि शीला जी ने बहुत भ्रष्टाचार किया है, मैं सरकार बनी तो उनको जेल में भेज दूंगा। बीजेपी की सरकार आई कि उन्होंने कहा कि भाई जीजा जी को मैं उठा के जेल भेज दूंगा। सब एक दूसरे पे हमलावर होते हैं और यहीं पे गोमती रिवर फ्रंट का बोले कि भाई इतने करोड़ का घोटाला हुआ, ये होगा वो होगा। ये क्या संजीव जी, इन लोगों के आपस में कुछ मिली भगत होती है क्या कि सब एक दूसरे को बोलते हैं जेल भेज दूंगा, लेकिन भेजते नहीं, 5 साल निकल जाता है? ये है क्या मामला? आता हूं सूर्य प्रकाश जी, थोड़ा मैं संजीव समझ लेता हूं। संजीव जी, आप बड़े करीब से इसको देखते हैं। मैं हर पार्टी की बात करता हूं, जो सबसे ईमानदार पार्टी है, आज भी अरविंद केजरीवाल बोलते हैं कि मुझसे ईमानदार पार्टी कोई है ही नहीं करे। वो कहते हैं भाई शीला जी को मैं जेल भेज दूंगा, कुछ किया ही नहीं, जीजा जी जेल में होंगे, कुछ हुआ ही नहीं। तो ये लोग क्या खाली वादे करते हैं क्या? इसके बाद फिर आपस में इनकी साठ गांठ होती है, भाई तू मुझे मत टच करो, मैं तुझे मत नहीं टच करूंगा, ऐसा कुछ होता है क्या? मुख्य यदि कोई बनता है प्रदेश की और देश की जनता मुख्य बन जाती है। हाँ। इस तरह की जब बातें की जाती है, इस तरह की बातों के झांसे में जब देश की जनता आती है, तो उन्हें लगता है कि सचमुच में आने वाला बहुत ही उच्च चरित्रवान पार्टी की तरफ हमारा झुकाव हो रहा है और वो आएगा तो सब कुछ बेहतर होगा। और लंबी बिल्कुल आपने सही कहा कि हमने देखा कि 2014 के आसपास में भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर में बड़ी बड़ी मोटी मोटी फाइलें, और केजरीवाल साहब भी बड़ी बड़ी 2G 3G जीजा जी। और क्या हुआ? आज सवाल यदि पूछा जाए कि कितने भ्रष्टाचारियों को आपने जेल में फेंक दिया या डाल दिया, आप जो लंबी फहरिस्त बना रहे थे उसमें से छोटी सी एक फहरिस्त बता दीजिए कितनों के ऊपर कार्रवाई की। लेकिन राजनीतिक दलों का आपका जो मूल सवाल है वो बिल्कुल सटीक है कि मुझे ऐसा लगता है कि राजनीतिक दलों का ये चरित्र कि हम सत्ता में आएंगे तो फिर आपका ख्याल रखेंगे, आप सत्ता में आएंगे तो हमारा ख्याल रखेंगे, और जो जिस पर रणनीतिक तौर पर भारी पड़े वो तत्काल सत्ता में काबिज हो जाए। यही हमें देखने को मिला है। वरना ठीक है, यदि समाजवादी पार्टी की बात की जाए, अभी तो बात हो रही थी कि लैपटॉप घोटाले की बात हो रही थी, तो साहब 5 साल तो थे। वाजिब सवाल है कि 5 साल तो आप नापी थे, आपको पकड़ना चाहिए था, जेल में ऐसे भ्रष्टाचारियों को रखना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं किया। और फिर 5 साल बाद इलेक्शन जब नजदीक है तब आप फिर दोबारा ये सब ऊपर छोड़ रहे हैं, तो इसमें ठगी जाती है तो प्रदेश की जनता ठगी जाती है। सूर्य प्रकाश जी, ये रटा रटाया फार्मूला कब तक चलेगा? कब तक आप लोग जनता को समझे भाई जनता भाई अनजान है?
हम आएंगे तो सपा के घोटाले को पर्दाफाश कर देंगे, आम आदमी पार्टी आएगी बोलेगी हम जीजा जी को जेल भेज देंगे। आपकी भी सत्ता आई थी, आपने बोला कि बड़ा घोटाला हुआ था, जीजा जी जेल में जाएंगे, शीला जी जेल में जाएंगे, अखिलेश यादव के पोल खोल देंगे, ये होगा वो होगा। अच्छा, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया, जब 2017 में सरकार बनी आपकी तो लगातार मैं खबर पढ़ रहा था कि गोमती रिवर फ्रंट में ये हुआ वो हुआ, एक लगभग 7-8 महीने बड़ा भौकाल बनाया आपने। इसके बाद हुआ क्या? 5 साल बाद उसमें हुआ क्या? कोई जेल वोल गया? क्या हुआ? कुछ एक जो फव्वारा विदेश से लाने की बात आप लोग कर रहे थे वो कहाँ गया? क्या हुआ उसमें? क्या घोटाला समझ में आया? कुछ बताएंगे कि बस खाली खत्म हो गया सब मामला, चुनाव से पहले सब याद दिलाते हैं, इसके बाद भूल जाते हैं? अंजलि जी, हाँ, आप देश के बहुत बड़े पत्रकार हैं और आशा करता हूं आपको जानकारी रहेगी हर चीज की। हाँ, तो इसलिए मैं आपको और आपके दर्शकों को बता देना चाहता हूं। हाँ, तो आवाज इको कर रही है, प्लीज। हाँ, तो इसलिए आराम से बोलिएगा जी। जी देखिए, गोमती रबड़ फ्रंट घोटाले के अंदर अभी भी जांच की कार्रवाई चल रही है और एफआईआर हुई थी और अभी 100 से ज्यादा छापे पड़े थे। ये आपको भी पता है और हमें भी पता है। हाँ। और वो चिल्ला रहे थे अखिलेश यादव जी चुनाव से पहले ही कि भैया देखिए हमारे करीबियों के ऊपर छापे पड़ रहे हैं। उसके अलावा खनन घोटाले तो हुआ क्या सर? अच्छा, ये नहीं, अब देखिए, अरे पहले नहीं, गोमती रिवर फ्रंट में हुआ क्या? नतीजा क्या हुआ? कोई पकड़ाया सर? उसमें कुछ जूनियर इंजीनियर पकड़े गए थे, मुझे याद है, मैंने खबर पढ़ी थी, कुछ जूनियर इंजीनियर पकड़े गए थे। बड़ी मछली पकड़ी गई क्या? लोग अरेस्ट हैं। 100 से ज्यादा लोग अरेस्ट हैं। तो सब जूनियर इंजीनियर हैं जिनके ऊपर आपने आरोप लगाया था, उनमें कौन गया? बहुत करीबी लोग भी हैं और बहुत जल्दी टीपू भैया भी जाएंगे जेल उस घोटाले के अंदर। खनन घोटाले अब कैसे करेंगे? 5 साल पूरा होगा, टीपू भैया जेल में जाएंगे। खनन घोटाले में भी 15 ज्यादा एफआईआर थे। आएंगे आप वापस तब ना? आम आ रहे हैं 1001%। आप लोगों के आपस में लगता है 60 गांठ रहती है क्या? 5 साल तक टीपू भैया कुछ किए नहीं बताया जी कि एफआईआर हुई, लोग जेल गए हुए हैं, बेल नहीं हो रही है इन लोगों की। और रही बात जहां तक इनकी समाजवादी पेंशन घोटाले की, तो उसके अंदर भी एफआईआर हुई है। साथ ही लैपटॉप घोटाले में भी एफआईआर हुआ क्या सर? अगर घोटाला हुआ है वो तो चैलेंज कर रहे थे, आपने जांच करवाना चाहिए था। जेल गए हैं। कौन गया आज? आपने देखा किस प्रकार से इनके कोई पेंशन घोटाला अभी इत्र वाले पैसा के अंदर नहीं हुआ। कौन है इत्र वाले वो लोग? अरे सूर्य प्रकाश जी, अभी तक तो आप बता ही नहीं पाए कि इत्र वाले लोग कौन है। वो इत्र वाले लोग कौन है, किसका पैसा तो आप लोग बता ही नहीं पाए। किसका पैसा? समाजवादी पार्टी का पैसा था वो। कौन बताया है? ये कहां से जांच में आई है? ये किसने बताया कि समाजवादी पार्टी का पैसा है? 2.5 करोड़ वहां पे भी कौन बताया? चलिए, समाजवादी पार्टी के नजदीक है उनके हाथ तो ये जो 100 करोड़ से 200 करोड़ रुपया बरामद किया गया कैश, तो किसका पैसा था? समाजवादी पार्टी के नेताओं का ही पैसा था। किसने बताया आपको? मित्रों के पास में। अरे सर, कहां से? हमको भी वो सूत्र बताइए ना, किसने बताया? कमिश्नर ने बताया, सूर्य प्रकाश जी। किसने बताया सर? है जी, किसने बताया? एजेंसियों से 60 गांठ है क्या आपका? किस बात की 60 गांठ बताइए आप मुझे। सर, ये जो 200 करोड़ रुपया कैश बरामद हुआ, आप कह रहे हैं कि सपा का है, तो वो कैसे आए? वो अभी जांच चली रही है, आपने पहले बता दिया। जिसने इत्र लॉन्च किया है, हाँ, उन्हीं लोगों के पास मिला मतलब है। जितने लोग इत्र बनाएंगे, जितने लोग इत्र बनाएंगे सब सपा वाले हैं। सूर्य प्रकाश जी की जानकारी कम है। जिन्होंने इत्र लॉन्च किया था उनका नाम पम्पी जैन है। पम्पी जैन हमारे मंत्री कल भी कह रहा था और आज भी कह रहा हूं। 200 करोड़ रुपए मिला, वो भी पम्पी जैन, पीयूष जैन से मेरा कोई रिश्ता नहीं। अच्छा, और आप अगर इनकम टैक्स कमिश्नर के रिश्तेदार घोषणा हुई थी, इनकम टैक्स विभाग के पॉकेट में हो, वो आपको जानकारी उपलब्ध कराए हो तो कोई बात नहीं। इनकम टैक्स करते हो आपकी कोई बात की जो लॉन्चिंग थी, राजू राय क्या कुछ नहीं मिला, नीतू सिंह क्या कुछ नहीं मिला, पम्मी जैन क्या कुछ नहीं मिला। मैंने पम्मी जैन क्या अभी 4-5 करोड़ रुपया मिला था कैश, ठीक है, 4-5 करोड़ कैश मिला था, 4-5 करोड़ कैश मिला था। लेकिन बताओ सबको इनकम टैक्स। अरे भाई सूर्य प्रकाश जी बोलिए ना, आप तो 2 दिन का मौका, 2 दिन बाद चुनाव है ना, बताइए। हम तो बोल रहे हैं कैश मिला था साक्ष्य के आधार पर। देखिए, अरे सूर्य प्रकाश जी, ये झूठ साक्ष्य के आधार पर हमारे शो में बोलिए आप, हवाई बात नहीं। अगर 200 करोड़ रुपए समाजवादी पार्टी का है, जो ये पैसा था वो समाजवादी पार्टी का था। कैसे, किसने बताया आपको? ये सूत्र कहां से जानकारी मिली आपको? क्या ईडी से जानकारी मिली है? बात करते हैं जिन्होंने समाजवादी इत्र को लॉन्च किया था। कौन थे? समाजवादी इत्र
तो उन्होंने कहा कि मेरा है। अरे सूर्यप्रकाश नहीं है, अरे सूर्यप्रकाश इनकी जानकारी दुरुस्त करिए कि जो समाजवादी किया तो पम्मी जैसे है समाजवादी पार्टी के। आपके फाइनेंसर है वो, इनकी जानकारी नहीं है, सारा पैसा ये केवल चिल्लाते हैं, इनके पास जानकारी। आऊंगा संजीव जी, आऊंगा। पहले ये लोग आपस में फरियाल है किसका पैसा है। जी बोलिए कीर्ति जी। मैं कह रहा हूं कि जो समाजवादी इत्र लॉन्च हुआ अंजनी जी, मैं कल भी कह रहा था और आज भी कह रहा हूं, पम्मी जैन जी ने लॉन्च किया जो हमारे एमएलसी हैं। अच्छा, पीयूष जैन और पीयूष जैन व्यापारी है और इनको किसने बता दिया, और ये भी इनकी केंद्र में भी सरकार है और राज्य में भी सरकार है, इनको किसने बता दिया कि पीयूष जैन समाजवादी पार्टी के हैं, जो उस दौर में समाजवादी पार्टी का पैसा। अच्छा ठीक है, तो आ जाते हैं घोषणा पत्र पर भी, घोषणा पत्र पर भी आ जाते हैं, घोषणा पत्र पर भी आ जाते हैं। जो 17 में आपने वादे किए थे उस पर हम चर्चा कर रहे थे, और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का भी घोषणा पत्र लगातार हम दर्शकों को अपने बता भी रहे हैं कि भाई इन लोगों ने, कांग्रेस ने पूरा जारी कर दिया है। पहली बार महिलाओं के लिए अलग से घोषणा पत्र जारी किया गया, युवाओं के लिए घोषणा पत्र जारी किया गया जिसका नाम भर्ती विधान रखा गया है। अच्छा कीर्ति जी, आपने भी कहा कि भाई हम जो है युवाओं को नौकरी देंगे, और आपने तो ये कह दिया कि भाई हम तो आईटी सेक्टर में ही 20 लाख जो है नौकरी दे देंगे। तो आईटी सेक्टर में आप कैसे 20 लाख नौकरी देंगे? और उन्होंने जो सरकारी नौकरी की बात कही कांग्रेस ने, उन्होंने पूरा रोड मैप बताया है कि हम कैसे कैसे नौकरी देंगे, कैसे कैसे भर्ती निकालेंगे। तो आपका क्या रोड मैप रहेगा? ऐसा तो नहीं सत्ता में आने के बाद बोलेंगे भाई बड़ी मजबूरी है, हमारे पास पैसे नहीं, हम कहां से करें, क्या करें? नहीं अंजनी जी, देखिए जो भी कमिटमेंट आज के डेट में समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं, उस सभी बिंदुओं पर विशेषज्ञों से राय लेने के बाद ही ऐलान हुआ। अच्छा, आईटी पार्क हम लोगों ने लखनऊ के अंदर बनाने की शुरुआत किया था, बनाया, और उसी तर्ज पे उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में आईटी पार्क बनेंगे। एससीएल टेक अलायंस हमारा था जो नोएडा में हम लोगों ने लॉन्च किया, और लगातार आईटी पार्क बना करके आईटी सेक्टर में लोगों को रोजगार देने का काम, नौजवानों को रोजगार देने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। लेकिन केवल आईटी सेक्टर में हमने सरकारी नौकरियों में भर्ती की बात नहीं, आपने कहा था 20 लाख, आपने कहा 20 लाख तो खाली ये तो जाएगा आईटी में, बाकी तो छोड़ दीजिए, बाकी सेक्टर में तो 20 लाख लाएंगे कैसे, कहां से, क्या करेंगे, कितनी कंपनियां लाएंगे, क्या करेंगे? और 5 साल में सब निपटा देंगे, आपकी सारी फैक्ट्री लगा देंगे, नौकरियों दे देंगे, सब कर देंगे आप? देखिए आईटी पार्क बनेंगे, और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का विजन है। अच्छा, और विजन था अंजनी जी, तभी एक शानदार स्टेडियम बनवाया लखनऊ के अंदर। दूसरा कोई स्टेडियम उत्तर प्रदेश में नहीं बनवा पाए 5 साल में। हमारा विजन था, हमने शुरुआत किया अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक बस अड्डा बनाकर। हमारा विजन था तो हमने मेट्रो चलाना शुरू किया। हमारा विजन था तो हमने जेपीएनआईसी बनाया। हमारा विजन था तो हमने वेदांता की। नहीं सर, देखिए अभी हम भी संजू जी, हम लोग यही चर्चा कर रहे हैं सर। देखिए हम और संजू जी यही बात कर रहे हैं कि कई बार आप लोग जोश में आकर ऐसा वादा कर जाते हैं कि फिर आप ही लोग बड़े मुश्किल हो जाते हैं, सारा ये पूरा कैसे होगा। ये आपने 20 लाख बोल दिया नौकरी आईटी में दे देंगे। अब ऐसा तो नहीं कि 2027 से जब हम लोग बैठे यहीं पे तो आपने कहा भाई हमने तो अभी फैक्ट्री लगाई है, काम चल रहा है, नौकरी देने में थोड़ा समय लगेगा। नहीं अंजनी भाई, ऐसा कुछ होगा नहीं। अच्छा, समाजवादी पार्टी को उत्तर जो कमिटमेंट है हमारा उसको हम पूरा करेंगे। ठीक है, और तमाम विशेषज्ञों से, तमाम जानकारों से राय लेने के बाद ही इस तरीके का ऐलान किया। आपने एक प्रश्न का उत्तर नहीं लिया इनसे। हाँ। आप मुझसे बोलते हैं कि आप प्रश्न क्यों पूछ रहे हो? अच्छा ठीक है। विद्या भारती पुरस्कार की आपने पूछा था इनसे। हाँ। वो तो यश भारती, आप कीर्ति जी जवाब दे दीजिए। कीर्ति जी, यश भारती पुरस्कार फिर शुरू करने वाले हैं, तो यश भारती में क्या होगा? तो इस बार भी जितने भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हो सकते, आपको भी मिला है कि नहीं? आपको मिला है कि नहीं इस बार, पिछली बार? देखिए मैं तो इतना काबिल नहीं कि इस बार क्या है। और आप इतने बड़े प्रवक्ता सर, इतने अच्छे से पक्ष रखते हैं। और सचिव अरे सूर्यप्रकाश जी, अब तो मेरा सवाल है ना, पूछने दीजिए ना। वो भाई सचिव की पत्नी थी, उनको यश भारती का मिल गया, उनके पापा थे, एक लोगों के पापा थे, एक लोग पत्रकार थे, उनको मिल गया। तो आप तो अच्छे नेता है। पत्रकार साथी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ, मगर उनको समाजवादी पार्टी के किसी भी पत्रकार साथी को मिले तो कोई उस पर ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, किसी भी पत्रकार को मिले। चाहे वो समाजवादी पार्टी के लिखे, चाहे आपको मिले, चाहे किसी को मिले। मुख्यमंत्री का अरे सूर्यप्रकाश जी, मैं तो पूछ ही रहा हूँ ना। देखिए सूर्यप्रकाश जी, होता क्या है ना सूर्यप्रकाश जी,
सूर्य प्रकाश जी, आपके पास नाम नहीं होगा। मैं जो सवाल पूछता हूं सर ना, मेरे पास आंकड़ों से नाम के साथ पूछता हूं। अब देखिए, मैं पूछ रहा हूं अर्चना सतीश जी, इनको 2016 में मिला था और इनकी उपलब्धि बहुत, इन्होंने मेहनत किया था। इनका जो कामकाज था, सैफई महोत्सव को 3 साल से मंच का संचालन करती थी और इतना बढ़िया मंच का संचालन किया, इनको ये पुरस्कार दिया गया। और कुछ नाम और मैंने आपको गिनवाए थे, शिखा पांडे जी का नाम दिया आपको, सुरभि रंजन जी, ये तत्कालीन मुख्य सचिव की पत्नी है। अब सोचिए, मुख्य सचिव की पत्नी है, इतना बड़ा काम, इतना बड़ा ओहदा उनका, उनको यश भारती सम्मान से पुरस्कारित तो करना ही चाहिए। अच्छा, एक स्थावीय स्थाना जी हैं, इनकी उपलब्धि, इनके पापा जो है तत्कालीन प्रधान सचिव जी थे। तो प्रधान सचिव की अगर पुत्री है, बेटा है, तो भाई उसको सम्मान मिलना चाहिए। केवल अंजनी जी, इस वजह से यश भारती नहीं मिला हो। हाँ, केवल इस वजह से भारती कोई आरटीआई का जवाब है ये। आज अरे भैया, आरटीआई का जवाब है ये। आज आपने हमसे पूछा है, मैं आपको डिटेल व्हाट्सएप कर दूंगा कि इनको क्यों मिला। लेकिन जो संस्कृति से जुड़े लोग हैं, कला से जुड़े लोग, बात वो नहीं है। अब देखिए, अब देखिए, आप ही के सरकार में सचिव हैं, आप ही का वो सफाई का मंच संचालन करती हैं, इन्हीं लोगों, यही तो सवाल है कि आपके इर्द गिर्द जो रहने वाले लोग हैं, जो सफाई परिवार के इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं, आपने उनको यश भारती दे दिया। अमिताभ बच्चन जी, आप अगर हर साल हमने यश भारती दिया, हाँ, तो अमिताभ बच्चन से लेकर के अभिषेक बच्चन को दिया, हाँ। तमाम कलाकारों को हमने जो यश भारती दिया, वो सब सवालों के घेरे में है। नहीं, ठीक है भाई, आपकी सांसद के पति हैं, बेटे हैं, तो वो भी सवाल उठेगा ही ना। मतलब कलाकार नहीं है, कलाकार तो है ही। नजर में अमिताभ बच्चन देश के महानायक नहीं, वो तो अच्छी बात है, अच्छी बात नहीं। बाकी जिन लोगों को मैंने सवाल किया, बाकी जिन लोगों को मैंने सवाल किया, मैं स्वीकार कर लूंगा कि अमिताभ बच्चन नहीं, अमिताभ बच्चन को आपने दिया, अच्छी बात है, अच्छी बात है भाई। अमर सिंह के भाई, आपके नेता उस वक्त अमर सिंह के बड़े करीबी मित्र थे, और अमिताभ जी, जया बच्चन जी, शौर्या जी, अभिषेक जी के महानायक है, कोई दूसरा वो ठीक है। लेकिन बाकी जो नाम हमने लिए, अच्छा, इसमें क्या है, एक बार, और तमाम पहलवान, तमाम कुश्ती क्षेत्र से जुड़े लोग, तमाम छोटे छोटे कलाकार जो जनपदों में हैं। अच्छा, इसमें होता क्या सर? इस बार फिर से जवाब देंगे इसको, तो इसमें क्या मिलता है और कितना पेंशन मिलता है, क्या होता है सर इसमें? देखिए, इस भारती में 10 लाख रुपया, अच्छा, हम लोग 11 लाख कलाकार, 11 लाख। अच्छा, ठीक है। और क्या मिलता है? पेंशन मिलती है? का इंतजाम हम लोगों ने किया था। अच्छा, जिस पेंशन को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बंद कर दिया, 50,000 रुपए पेंशन, 11 लाख रुपए नगद, हाँ, 50,000 रुपए पेंशन आप देते हो। हाँ जी, सम्मान देना, ये है समाजवादी पार्टी की लूट। किसी भी कला को सम्मान देना। अशोक निगम जी कौन से कलाकार थे? अरे सूर्य प्रकाश जी, मैंने तो पूरा डाटा दे दिया सर। अरे मैंने 15-20 लोगों के नाम ऐसे ही गिनवा। अरे सूर्य प्रकाश जी, मैं खुद पूछ रहा हूँ ना, 15-20 लोगों के नाम मैंने बता दिया, जो सैफई परिवार के करीबी लोग थे, उनको दे दिया। ठीक है, अच्छा ठीक है, आप ये बताइए, जनता का लूट खाया। अरे सूर्य प्रकाश जी, 70 लाख नौकरी स्वरोजगार देने का वादा आपने किया था, कहां तक पहुंचा वो वादा? कहां तक पहुंचा वो बताइए। आज नया वादा करने जा रहे हैं, वो पुराना वाला पूछिए, पुराना वाला कहां तक पहुंचा, कहां दिया? देख लीजिए, CMI की रिपोर्ट देख लीजिए। अरे आप बताइए ना, जब आप खुद बैठे हैं तो आप बताएंगे कि हम रिपोर्ट पढ़ने जा रहे हैं। 3%। अभी दर्शक आपको सुन रहे हैं, आप बताइए। अरे सूर्य प्रकाश जी, अब अभी मेरे पास डिबेट में 20 मिनट का टाइम है, अभी थोड़ी देर बाद आपका घोषणा पत्र जारी हुआ, अब मैं जाऊं रिसर्च करने? दर्शकों को आप खुद बताइए ना कि 70 लाख रोजगार कैसे आपने दिया, कहां दिया? प्रदेश की सरकार ने 4.5 लाख सरकारी नौकरियां दी हैं। अच्छा, उसके बाद 3.5 लाख संविदा में नौकरियां दी हैं। ठीक है, टोटल हो गया लगभग 8.5। हाँ, और हाँ, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम लोगों ने MSME और माइक्रो इंडस्ट्रीज के लिए लोन प्रोवाइड किया, स्वरोजगार के अवसर प्रोवाइड किए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में हम लोगों ने प्रदेश के अंदर 3.5 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी जनरेट किए हैं, और हर उस व्यक्ति जिसमें 70% से लोग 70% लोग दोबारा गैस नहीं भरा पाए महंगाई के कारण 70% लोग दोबारा गैस रिफिल नहीं करा पाए। सूर्य प्रकाश जी,
दोबारा रिफिल नहीं हुए। 16 में 18% 70 रुपए के कड़ू पे तेल 200 रुपए हो गया की सरकार में, ये भी आपकी उपलब्धि है। 60 रुपए का डीजल 95 रुपए आपकी उपलब्धि, 60 रुपए का पेट्रोल 100 रुपए आपकी उपलब्धि है। ये महंगाई जो चरम पर है, ये भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि है। ठीक है, चलिए ठीक है। अच्छा ठीक है। अब आप अरुण कौशिक जी देखिए, मुद्दों पे बात करने पे दोनों पार्टियां, देखिए अगर हम लोग मुद्दों पे एक एक हिसाब ले, चाहे समाजवादी पार्टी से चाहे बीजेपी से, लोग फंस जाते हैं। तो बड़ा अच्छा होता है भाई, वो जिन्ना की बात कर लेते हैं, ये राम की बात कर लेते हैं। इस बार इनके पास क्या मुद्दा रहेगा भाई? राम जी का तो निर्माण शुरू हो चुका है, तो इस बार श्याम जी रहेंगे क्या? कौन बेड़ा पार करेगा? संजीव जी। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, जिस तरह से बात लगातार यहाँ हम लोग सुन रहे हैं, सरकार में चूंकि भारतीय जनता पार्टी है तो लोगों के मन में बहुत सारे सवाल है। मैं बार बार इसके बारे में बात कर रहा हूँ। आज यदि मैनिफेस्टो जारी किया जाएगा तो हमें ऐसा लगता है कि उसमें किसानों को भी साधने की कवायद होगी। किसान जो नाराज है उसको रास्ते पे, यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि एक बड़ा वर्ग जो नौजवानों का है वो रोजगार के लिए सड़कों पे है, उसकी बहुत बड़ी परेशानी है। महंगाई से भी लोग त्रस्त है। महंगाई ऐसा नहीं है कि अच्छा, संजीव जी चूंकि मैं हम लोग भी यूपी से ही हैं, मुझे याद है ये परंपरा चली आ रही, जब मुलायम जी भी थे उस वक्त भी मुझे याद है। अब जैसे अब ये चुनाव होने वाला है, उसको 2 महीने पहले वो लोग भर्ती निकालते थे, वो भर्ती पूरी नहीं होती थी। फिर इसके बाद मायावती बहन जी आई, उनके टाइम पे यही रहा कि कुछ वैकेंसी निकाली, जो बल्क पे वैकेंसी आती थी वो चुनाव से 4 महीने पहले आती थी। उनको लगता था कि चुनाव के नाम पे, इस वैकेंसी के नाम पे हमको युवा वोट देंगे, तो उनकी पार्टी चली गई। उन्होंने शिक्षकों की भर्ती निकाली थी 69,000। इसके बाद 5 साल तक समाजवादी पार्टी की सरकार रही, वो लटकता रह गया मामला। इसके बाद फिर योगी जी आए, उसमें से कुछ को युवा को नौकरी मिली, बाकी कोर्ट में मामला चल रहा है। तो एक चीज़ हम ये समझना चाहेंगे यूपी की सियासत की चीज़ों को, ये जो नौकरी की बात ये सारी पार्टियां करती हैं, ये चुनाव के आखिरी दौर में क्यों करती हैं? अब जनता बड़ी समझदार होगी, उनको अब ये नहीं है। अच्छा, हम लोग जब 95 बताऊँ, हम लोग हाई स्कूल में थे तो मुलायम सिंह जी आए थे, बोले कि हमको वोट दो, हम सेल्फ सेंटर कर देंगे, नकल मार के पास हो जाओगे। दिया भाई, नकल मार के पास हुए, ठीक है। तो इस तरह के लोक लुभावन वादे ये लोग करते हैं, कब तक करते रहेंगे ये लोग? देखिए, आज के वक्त में पूरे हिंदुस्तान में बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। युवाओं के मन में बहुत आक्रोश है। वो देख रहा है युवा कि लगातार नौकरियों की संख्या जो है वो कम होती जा रही है और जो प्रक्रिया है वो और जटिल होता चला जा रहा है। उत्तर प्रदेश की यदि बात कर ली जाए तो उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि किस तरह से कई परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया, कई परीक्षा होने के बाद, कहीं होने के बाद, रिजल्ट निकलने के बाद में। तो जो युवा है वो सचमुच में बेरोजगारी से बहुत त्रस्त है और युवाओं का एक बड़ा वर्ग इस बार इस खेत में तैयार हो रहा है जो वोट करने की क्षमता रखेगा। तो युवाओं को पुनः लुभाने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन यह बात बिल्कुल सही है कि लोग जिस तरह से किसान को हर मैनिफेस्टो में हर इलेक्शन में ठगा गया, आपकी स्थिति बेहतर हो जाएगी, अगले बार में आप आएंगे, आपकी आर्थिक स्थिति दुगुना मजबूत कर देंगे हम, सब कुछ जिस तरह से उनको लोक लुभावन नीतियों के आधार। मैंने तो 20 साल का इतिहास आपको बता दिया, 95 से लेके आज 2022 में हम बैठे हैं। मैंने तो एक एक चीज को करीब से देखा है ना। चुनाव से 4 महीने पहले वैकेंसियां निकाली जाती हैं और वो वैकेंसी कभी पूरी होती नहीं है, अगली सरकार आती है उसको रोक देती है। ये परंपरा हम देखते आ रहे हैं। और अब तो युवाओं को सवाल पूछना चाहिए, भाई आपने जो वैकेंसी निकालना होता है तो आप 2 साल पहले क्यों नहीं निकालते, 5वें महीने क्यों निकालते हैं? नतीजा इसी का था कि हमने देखा कि किस तरह से बिहार में एक छोटे से रिजल्ट के बाद में किस तरह का माहौल वहां से शुरू हुआ। ये संयोग चाहिए उसको कि समय से पहले उसको। अरे सर, बिहार की बात छोड़िए, वहां पे तो सर जो रिजल्ट निकला था उसपे सनी देओल को भी नौकरी मिल जाती है, वो तो अलग बात है वहां की। ठीक है, हमारे पास समय हमारे पास इतना ही है, समय इतना ही है। इंतजार है, थोड़ी देर बाद अमित शाह जी आएंगे और घोषणा पत्र जारी करेंगे। देखिए, बड़े हंसी खुशी से डिबेट भी हुई, दर्शकों ने आप लोगों की बात भी समझी। लेकिन कीर्ति जी और सूर्य प्रकाश जी, आप लोग जो वादा करें कृपया उसको पूरा भी करें, क्योंकि फिर जाना है, हम ही लोग पास आना है, फिर आएंगे, फिर हम लोग पूछेंगे भैया आपने तो बड़े बड़े फेंका था, क्या हुआ उसका ना। तो ठीक है, इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार जी। भारतीय जनता पार्टी अपने सारे जो ठीक है, चलिए देखिए, अब आप तो बड़ी बड़ी बात बोलेंगे ही, क्योंकि अखिलेश जी बोलते हैं कि बीजेपी का जो बड़ा नेता है वो बड़ा झूठ बोलता है, छोटा नेता छोटा झूठ बोलता है। तो ऐसी नौबत ना आए, जो भी पार्टियां अपना मैनिफेस्टो जारी करें कम से कम उसमें एक रोड मैप दें कि हम इस माध्यम से इसको पूरा करेंगे, क्योंकि अब जनता जागरूक है। ये डिजिटल इंडिया है भैया, और युवा हमारे काफी जागरूक है, पढ़े लिखे हैं। रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे।